इस महीने राज्य में हो सकती है सियासी और प्रशासनिक हलचल। 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही धामी सरकार बीजेपी भी नए संगठनात्मक कप्तान की करेगी घोषणा। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर आया एवलांच। कई गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। महीने में 3 बार हुई हिमस्खलन की घटना। हरिद्वार सिडकुल में कंपनी के पास चौराहे पर पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर आया एवलांच। कई गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। तीसरी बार चौंग थांग में हिमस्खलन की भी घटना देखी गई है। एवलांच के वक्त जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद एवलांच की घटना ये हुई है। मार्ग को खोलने के लिए जेसीबी से काम भी लगातार जारी है। एक महीने में 3 बार हिमस्खलन की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एवलांच की ये घटना है और ऐसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बड़ी गनीमत रही। एवलांच के वक्त जान माल का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं रहा। हालांकि जेसीबी से बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है और मार्ग खोलने के लिए लगातार जेसीबी भी लगाई गई हैं। मार्ग को खोलने का काम लगातार जारी है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर डटे हुए हैं और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से ये एवलांच भी आया और अभी मलबा किस तरह से हटाया जा रहा है? में गंगोत्री मार्ग पर धराली और जांगला पुल के बीच की घटना है, जहां पर तीसरी बार जांगथांग में जो एवलांच देखने को मिला है। और ऐसे में एवलांच की अगर बात करें तो एवलांच आने से गंगोत्री धाम से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जिला मुख्यालय का जो है संपर्क कट गया है। कई गाँव हैं जिनसे संपर्क कटा है। और राहत की बात हालांकि ये है कि एवलांच के वक्त जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गंगोत्री नेशनल हाईवे पुलिस का भरोसा कट गया है। इसको खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई है और लगातार काम जारी है। माना जा रहा है कि आज शाम तक जो है मार्ग खुल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि मौसम भी बदलता नजर आ रहा है। आज के लिए मौसम विभाग ने भी जारी एडवाइजरी जारी की है कि आज जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो थोड़ी कठिनाई रह सकती है, लेकिन जिसका अगर मौसम ने साथ दिया तो आज शाम की जो बर्फ है वो पूरी तरह से हटाई जाएगी। जिस पर देखा जाए कि एवलांच आया वहां पर कैमरे लगे हुए थे, वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ। इसके बाद प्रशासन को एवलांच के बारे में घटना मिली और उसके बाद जो है ये कार्य शुरू किया गया ताकि जो गांव और तहसील के रास्ते हैं उनका जो संपर्क कटा है उसको संपर्क को जोड़ा जाए और वहां से बर्फ हटाई जाएगी। तो योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि अधिकारी भी लगातार जुटे हुए होंगे और ऐसे में क्योंकि लगातार पर्यटक भी पहुंचते हैं बड़ी संख्या में उत्तरकाशी में घूमने के लिए इन दिनों, तो ऐसे में उनकी आवाजाही भी बाधित हो गई होगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मार्ग अवरुद्ध हुआ है, कहीं ना कहीं मार्ग संपर्क कट गया है, तो उसको खोलने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। संपर्क कटा है, हालांकि एहतियात के तौर पर पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी जो उस इलाके में न जाए, वहां पर स्थलीय हट सकती है, क्योंकि पहले भी इस तरह की 2 घटनाएं देखने को मिल चुकी है। ये तीसरा एवलांच का जो इस बार आया है, लगातार एवलांच की घटनाएं सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि इलाके में मौसम खराब होने की वजह से अभी बर्फबारी हो रही है। क्योंकि जिस तरह से कल देखा गया, कल बर्फबारी हुई थी, हालांकि कुछ रात से बर्फबारी रुकी हुई है, लेकिन आज मौसम फिर ऐसा ही रहा तो फिर बर्फबारी शुरू हो सकती है। लेकिन हाईवे पर काम खोलना, हाईवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पर बर्फ हटाई जा रही है ताकि हाईवे को खोला जा सके और जो सुचारू रूप से आवाजाही है वो शुरू हो सके। ऐसे में लोगों से किस तरह की अपील की जा रही है योगेश? क्योंकि ऐसे में पहले से 2 एवलांच आ चुके हैं, तीसरा एवलांच था और ऐसे में क्योंकि फिर भी जो है वहाँ पर जो है थोड़ी सी स्थिति ऐसी बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर जो वहाँ से आवाजाही करने के लिए जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको सतर्कता बरतने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधक के लोग वहाँ पर मौके पर तैनात हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। तमाम जो स्थिति वहाँ की है वो भी जो है आपदा जो परिचालन केंद्र है वहाँ पर भेजी जा रही है रिपोर्ट, ताकि वहाँ से जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को भेजी जा सके। तो निश्चित तौर पर तमाम जो है अलर्ट जो है हो जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों में देखा कि चमोली में जिस तरह की घटनाएं हुई, कई श्रमिक वहाँ पर फंस गए थे, उनको निकाला गया, हालांकि किसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी घटना देखने को मिली थी, तो ऐसे में दोबारा ऐसी घटना न देखने को मिले, इसलिए तमाम जो अधिकारी हैं वो जो है लगातार लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ।
और देहरादून से बड़ी खबर, इस महीने हो सकती है सियासी और प्रशासनिक हलचल। 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही धामी सरकार। 31 मार्च को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का पूरा हो जाएगा कार्यकाल। बीजेपी भी नए संगठन के तौर पर कप्तान की घोषणा कर सकती है। कैबिनेट विस्तार की भी जताई जा रही है संभावनाएं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई काम इस बार होने हैं और मार्च के लास्ट तक ये सभी काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। जहां एक और कैबिनेट का विस्तार भी किया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को नए कप्तान भी मिल सकते हैं। यानी कि लगातार प्रशासनिक फेरबदल तो संभव है ही, साथ ही कैबिनेट का विस्तार भी होना है और इसी के साथ ही जो बीजेपी का संगठन है उसमें भी बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। तो इस महीने सियासी और प्रशासनिक हलचल बढ़ती हुई भी नजर आएंगी। 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है धामी सरकार और इस दौरान 31 मार्च को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का भी पूरा हो जाएगा कार्यकाल। कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी लंबे समय से जारी हैं और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस महीने कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए योगेश आर्या हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बड़े फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल विशाल, देखा जाए तो इस महीने के आखिर तक कई सियासी और प्रशासनिक हलचल देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखिए इस मार्च में 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करने जा रही है प्रदेश की धामी सरकार। और ऐसे में प्रदेश में अगर देखा जाए तो जहाँ 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो वही 31 मार्च को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद नए मुख्य सचिव का ऐलान भी करना होगा। यानी कि धामी सरकार जहाँ अपने प्रशासनिक मुखिया की तैनाती करेगी, तो वही भाजपा अपने नए संगठनात्मक कप्तान की घोषणा करेगी। तो बदलाव की और नई शुरुआत के मामले में देखा जाए तो आने वाले कल में जो अप्रैल का महीना होगा वो खास होगा। इस महीने के लास्ट तक जो है इन चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही देखा जाए तो मार्च आखिर तक धामी सरकार के नए वित्तीय वर्ष को लेकर आएगी, अपने सभी तैयारियां पूरी कर लेगी। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी, तो साथ ही 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी हो, तो उसको लेकर के इसी महीने के अंत तक सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 14 पॉइंट अगर रखा गया है, क्योंकि प्रशासनिक और सियासी हलचल की बात हो रही है, तो ऐसे में इस महीने कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं भी जताई जा रही है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल ही नहीं, बैच आवंटन को लेकर के एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों के साथ साथ जो है एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह संगठन के चुनाव हुए उसमें मंडल स्तर पर चयन हुआ, उसके बाद जिलाध्यक्षों का चयन हुआ, उसके बाद जिलाध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है। तो निश्चित तौर पर इसमें जो है अब प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो माना जा रहा है कि मौजूदा वक्त के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनकी दोबारा इनको जो है जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन हालांकि देखने वाली बात होगी कि इनकी जिम्मेदारी दोबारा कंधों पर जिम्मेदारी आती है या किसी नए चेहरे को बीजेपी लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी विशाल। योगेश, क्योंकि लंबे समय से यह भी देखा जा रहा है कि कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं जारी है, तो क्या माना जाए कि कैबिनेट का विस्तार भी इस महीने के लास्ट तक पूरा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि लंबे समय से विस्तार की चर्चाएं आ रही है कि कैबिनेट विस्तार होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए तब विस्तार की चर्चाएं तेज हुई। उसके बीच प्रदेश अध्यक्ष को वहां पर तुरंत तत्काल बुलाया गया मुख्यमंत्री के जाने के बाद। तो उसके बाद ये चर्चाएं तेज हुई कि कई नामों पर जो है चर्चाएं हो सकती है। लेकिन जिस तरह से केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है मंत्रिमंडल के कार्यकाल की, किस तरह से उन्होंने काम किया है, कैसा उनका व्यवहार रहा है, कैसा उनके ऊपर कोई उनकी छवि पर दाग तो नहीं लगा है, तो निश्चित तौर पर सभी कैटेगरी को देखा जा रहा है। उसके बाद केंद्र से 3 नामों पर मंजूरी होती है, 3 नामों को कहा जाता है कि नामों को मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए। उसके बाद देखा जाएगा क्या कहता है, किन नामों की लॉटरी लगती है, किन नए शहरों को इसमें रखा जाता है। खासकर तौर पर देखा जाए तो ओबीसी को लेकर के हमेशा साधने के प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा करती रहती है। युवाओं पर कहीं ना कहीं अपना गेम चेंजिंग के लिए कार्ड खेलती है, मास्टर कार्ड खेलती है। तो ऐसे में इस बार किस तरह से मास्टर कार्ड खेलने की कोशिश जो है भाजपा करेगी, क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाले वक्त में हो और ऐसे में 2 साल बचे हैं। ये जो मंत्रिमंडल होगा उसी को ध्यान में रखते हुए होगा। तो निश्चित तौर पर देखना है क्या आखिरकार किन नए चेहरों को जिस पर तैनाती मिलती है, किनकी लॉटरी खुलती है। जी सर, बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने ढूलीघाट में मां पूर्णागिरी को नमन करते हुए उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले का शुभारंभ कर दिया। इस मौके पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा है कि 93 दिन तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश की गई है।
सीएम ने कहा है कि उनकी पूरी कोशिश है कि मेला सिर्फ 3 महीने नहीं बल्कि पूरे साल चले, जिसमें देश के हर कोने से श्रद्धालु पहुंचे और मां पूर्णागिरि के दर्शन कर सके। वहीं इस मौके पर सीएम ने सभी अधिकारियों को मेले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा, जिला पंचायत प्रशासक ज्योति राय समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। खिलकर वातावरण को फूलों से इस मेले का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मां पूर्णागिरि जी के चरणों में शीश नवाते हुए ये कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद यहां पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र को, हमारे जनपद को, हमारे पूरे प्रदेश को सदैव मिलता रहे। मां की कृपा हम पर सदैव बनी रही। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस देवभूमि में जन्म लिया है जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास है। हर एक स्थान पर आप जिधर चले जाइए, एक न एक नया आपको देव स्थान मिलेगा। अगर मैं चंपावत जनपद की बात करूं तो कितने सारे देव स्थान हैं। यहाँ गोलजू का स्थान है, यहाँ माँ बाराही का स्थान है, बयानधुरा बाबा का स्थान है, रणकुची मैया का स्थान है, अनेक स्थान है। भैरव बाबा का स्थान है, गोरखनाथ जी का स्थान है। इतने देव स्थान कहीं और नहीं, हमारे चंपावत में ही और पूरे उत्तराखंड में आप जिधर जाएंगे आपको एक नया देव स्थान दिखाई देगा। मैं देश भर में जहां भी जाता हूं वो लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन कौन सी डेस्टिनेशन है जहां हम दर्शन करने जा सकते हैं, हम फिल्म शूटिंग करने जा सकते हैं, हम घूमने के लिए जा सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। ये 10-20-30 स्थानों की बात नहीं है कि प्रमुख 10-20 स्थानों के लोग नाम लेते हैं। मां पूर्णागिरि का नाम तो खैर अभी किशन पांडे जी बता रहे थे 1620 से जो है यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। उत्तर भारत में ही, पूरे भारत में। मैं तो चमोली जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने अपने आवास भोटकोट स्थित कैंप कार्यालय में पारंपरिक रीतियों और हर्षोल्लास के साथ गांव वासियों के साथ होली का पर्व मनाया है। डोला ग्राम के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बैठकी होली और खड़ी होली की पारंपरिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसमें लोक गायकों और होली प्रेमियों ने मधुर स्वरों में होली गीत गाकर वातावरण को संगीतमय बना दिया। इस दौरान ढोल मजीरा की थाप पर उपस्थित लोगों ने पारंपरिक लोक नृत्य भी किया। लोहाघाट नगर के आदर्श कॉलोनी में शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दोपहर को आदर्श कॉलोनी निवासी भगवान सिंह अपनी छत में अपने परिजनों और अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे। तभी अचानक देवदार का सूखा पेड़ टूटकर उनकी छत पर जा गिरा। पेड़ की टहनी की चपेट में भगवान सिंह आ गए, जिससे उनके सर पर चोट भी आ गई। हादसे में भगवान सिंह की जान बाल बाल बच गई। अचानक पेड़ गिरने से वहां पर अफरा तफरी भी मच गई। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ा हादसा हुआ? जी विशाल, मैं बताना चाहूंगा मामला जो लोहाघाट नगर की आदर्श कॉलोनी का, जहां कुछ लोग अपनी छत पे बैठे हुए थे तो तभी जो सूखा हुआ देवदार का पेड़ अचानक बीच से टूटकर उन लोगों के ऊपर गिर गया, जिसमें जो भवन स्वामी है भगवान सिंह, उनको चोटें लगी हुई है। बाकी लोग जो है गनीमत रहेगी, बाकी लोग इसमें बच गए। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जी, तो क्या कुछ आंधी तूफान चली या फिर कुछ और कारण इसका बताया जा रहा है लक्ष्मण? जी, जो जैसा कल से जो है पहाड़ों पर मौसम खराब हुआ तो जो हवा भी जो है तेज हवाएं जो चल रही थी और पेड़ जो है सूखा हुआ था, तो जिस वजह से वो पेड़ आधे से टूटकर गिरा उन लोगों के ऊपर। लेकिन जो है लोगों की जो है उसमें
जान बच गई। अगर डायरेक्ट लोगों के ऊपर अगर पेड़ गिरता तो हो सकता जानलेवा हादसा हो सकता था। जी सर। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक कंपनी के पास चौराहे पर एक व्यक्ति का पेड़ से लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला सामने आया है? बिल्कुल देखिए विशाल, सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच की घटना है, जब यहाँ पे एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मौके पर जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस पहुंची और पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी की। हालांकि अभी तक व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था और यहाँ किस कार्य के लिए आया था, क्योंकि युवक के पास से यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई आईडी प्रूफ यहाँ से नहीं मिला है। हालांकि पुलिस आसपास जो कंपनी है उससे लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आगे की जांच कर रही है और आसपास के जो लोग थे वो उनसे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लेबर चौक की घटना, लेबर चौक पे सैकड़ों की संख्या में रोजाना जो कर्मचारी होते हैं वो काम की तलाश में आते हैं। लेकिन ऐसे में ये घटना हुई है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस और एंगल से इसकी पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी थानों को भी सूचित कर दिया गया कि किसी थाने में इस व्यक्ति के नाम की कोई गुमशुदगी तो नहीं लिखी थी। यदि ऐसे है तो अब आगे कार्रवाई उसके आधार पर भी यहाँ पे की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसका पंचनामा कर जो है पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। जी विशाल। मनोज, कहाँ के ये युवक बताए जा रहे हैं रहने वाले थे? बिल्कुल देखिए, अभी पुलिस जांच पे कोई ऐसी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, क्योंकि पुलिस को जब सूचना मिली थी पुलिस ने बॉडी की तलाशी ली तो कोई डॉक्यूमेंट इनके पास से नहीं मिला है, कोई जानकारी पुलिस को अभी तक नहीं लग पाई है। हालांकि जो पुलिस की जो चेतक पुलिस है वो आसपास में जो गाँव है रावली महदूद रामराम कॉलोनी रोस्ताबाद, इसकी फोटो लेकर लोगों से पूछताछ करने का प्रयास कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि व्यक्ति के आसपास का रहने वाला था। जो थाने के अंदर एक सत्यापन अभियान पुलिस चलाती है उसके आधार पर युवक की पहचान की जा रही है कि क्या इसका सत्यापन सिडकुल थाने में हुआ था या नहीं हुआ था। वो पुलिस का कहना है कि जल्दी पता लगा लिया जाएगा कि युवक कहाँ का रहने वाला है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू कर दी है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्ध आश्रम और विभाग के अन्य संस्थाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से की जाएगी। वहीं मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए कहा है कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दिशा को जानने के लिए ये पहल की गई है, जहां छात्रावास में रह रहे छात्रों को भी जानकारी मिल सकेगी और इन सीसीटीवी के माध्यम से बड़ी मदद भी मिलेगी। मैं आपको अपडेट कर दूं, ये मात्र छात्रावास नहीं, सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम है हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएँ हैं और जो भी और हमारी संस्थाएँ हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और आईटी सेल है उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। तो जो अब हम लोग फील्ड स्तर से काम कराना चाह रहे हैं उनकी एक मॉनिटरिंग के लिए कहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए इस पहल को किया गया है और इससे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में आसानी हो रही है और हमारे जो कई जगह हम लोग जा भी नहीं पाते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं इनकी हमको जानकारी मिल पा रही है। दूसरा, जो छात्र हैं, इस उम्र में जो छात्र हैं तमाम तरह की चीज़ें नोटिस में आती हैं, कई चीज़ें हमसे छिपी रह जाती हैं। अब हमने सभी जगह कह दिया कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो उन्हें भी मालूम है कि मुख्यालय स्तर से भी उनको देखा जा रहा है, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। तो मेरा मानना है कि इससे छात्रावासों में पठन पाठन और शिक्षणेतर कार्यों में बढ़ावा मिलेगा और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी उसमें जो है इसका ह्रास आएगा।
देहरादून नगर निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई थी। इसी को लेकर नगर निगम ने खुद इस काम को संभाल लिया है और दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक कराने की भी बात कही है। बता दें कि स्ट्रीट लाइट्स ठीक कराने के लिए पहले 26 टीमें काम करती थी, लेकिन अब इन टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम भी शुरू करा दिया गया है। वहीं नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने बताया है कि इन सभी टीमों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। अगर किसी वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो वहां के स्थानीय निवासी लाइनमैन या कोर टीम से सीधे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे, ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सकें। खबर देहरादून से है, जहां क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में मोबाइल वैन कैंप के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू कर दी गई है। अब तक 5 बार कैंप लगाकर 600 से अधिक पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। इसी को लेकर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने कहा है कि अब रुद्रप्रयाग में 19 मार्च को क्रीड़ा भवन अगस्त्यमुनि में भी मोबाइल वैन कैंप आयोजित किया जाएगा और ये कैंप 3 दिन तक चलेगा, जिसमें नए और पुनर्निगमन श्रेणी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कैंप में आवेदन के लिए आवेदकों को पहले पासपोर्ट की अधिकृत वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक कराना होगा और कैंप में केवल नए के साथ ही जो पुराने हैं उन श्रेणी के भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। देखें, जो हम अगला कैंप कर रहे हैं 19 से 21 मार्च 2025 में, ये अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में होने जा रहा है। ये वस्तुतः छठा कैंप है। इसके पहले भी हमने 5 कैंप किए थे उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में, और इस 3 दिवसीय कैंप के लिए हमने प्रत्येक दिन ऑनलाइन सिस्टम से 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज़ किए हैं। और इसके लिए आवेदक को हमारी एकमात्र अधिकृत वेबसाइट है passportindia.gov.in, उस पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है। वो उस पर जब वो भुगतान करेंगे तो इसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उसमें जो अगस्त्यमुनि का विकल्प है वो अपने आप आता है। आवेदक उसको चुन के और अपॉइंटमेंट सीट जनरेट करके, और सभी जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो असली मतलब ओरिजिनल और उसकी एक छाया प्रति भी लेकर उस दिन और उस समय वहाँ आएँ और उनका आवेदन वहाँ हम प्रोसेस करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।